चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इन सीरीज और इन पैरेलल का डेरिवेशन, और डेरिवेशन से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला आएगा उसको आपको देखना है। लास्ट क्लास में हम लोग इन सीरीज और इन पैरेलल में डिफरेंस देख लिए थे मोटा मोटा, मतलब आपको बताया था ना इन सीरीज क्या होता है, इन पैरेलल क्या होता है। आज की क्लास में आप डेरिवेशन देखोगे, बुक नहीं, केवल बोर्ड पे देखो, केवल बोर्ड पे देखिए, अभी बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इन सीरीज करते हैं, फिर पैरेलल करेंगे, ओके। उससे पहले करने से पहले एक चीज़ याद रखिए, ओम का लॉ आपको पता है ना, ओम्स लॉ क्या बोल रहा था, ओम का नियम बोल रहा था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आई, यानी कि वी इक्वल टू क्या था आई आर, यही ना ओम का नियम बोल रहा था। इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में सबसे पहले बात करेंगे इन सीरीज में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। चलो देखो, देखिए इन सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन सीरीज का जो डायग्राम है वो आपको पता है, कल की क्लास में हम लोग किए हुए थे, कुछ ऐसा है, ठीक। हम यहाँ 3 लेके चल रहे हैं, आपकी किताब में 2 भी दिया हुआ है, एक बार R1 R2 जोड़ा गया है, एक बार 3 भी जोड़ा गया, R1 R2 R3 जोड़ा गया। हम 2 जोड़े, 3 जोड़े, 30 जोड़े, 300 जोड़े, जैसे जोड़ेंगे, या n जोड़े, बात वही है। तो हम 3 लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया R1, ये आपका हो गया R2, ये आपका हो गया R3, ठीक है। ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास में स्विच है, इसको यहाँ पे हम ऐसे जोड़ लेंगे। करंट यहाँ से सप्लाई होगी, यहाँ तक आएगी, वापस करंट यहाँ से रिटर्न होगी, ये आपको पता है आई। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल V3 होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। एंड अगर मानना है तो मान लो कि जैसे कि ये वाला टर्मिनल एंड A है, ये वाला B है, ये वाला C है, और ये वाला D है। एंड मान लिए कि R1 AB के बीच में है, R2 BC के बीच में, R3 CD के बीच में। देखिए किताब में डेरिवेशन दिया हुआ है, डेरिवेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो डेरिवेशन पर फोकस नहीं करना है, जान लेना है, ठीक है, कि आ कैसे रहा है। देखो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ स्टेटमेंट हम लिख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है, स्टेटमेंट लिखना तो लिख लीजिएगा। हियर R1 R2 एंड R3 आर कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB BC and CD आर V1 V2 एंड V3। मतलब क्या बताएं, मतलब ये बताएं कि R1 R2 और R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन में है, AB BC और CD के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 और V3 है। ये चीज़ हम आपको बता दी है। एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे समझो, मान लो कि बैटरी की पोटेंशियल अगर V है, मतलब बैटरी टोटल वर्क अगर V करेगा, तो जो V है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इस 3 के सम के बराबर ही तो होगा ना, V1 V2 V3। इसका क्या मतलब है समझो, मतलब है मान लो बैटरी अगर 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट की बैटरी है, सपोज 2 वोल्ट यहाँ वर्क हुआ, 4 वोल्ट यहाँ वर्क हुआ, तो बचा हुआ तो यहाँ होगा ना, मतलब इस 3 को मिला के टोटल उतना ही तो वर्क होगा जितना बैटरी वर्क करेगी। ये कहानी समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर हो, ठीक है। चलो अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा, एक एक रजिस्टर से ओम का नियम अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं अप्लाइंग ओम्स लॉ। R1 R2 एंड R3, इस तीनों से ओम का नियम हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओम का नियम क्या बोल रहा था, V इक्वल टू आई इंटू आर, यही बोल रहा था ना। जब पहले वाले के लिए अप्लाई करेंगे, R1 के लिए अप्लाई करेंगे, तो R1 के लिए V कितना है बताओ तो, V1 होगा ना, इक्वल टू करंट। अच्छा, इससे करंट कितना सप्लाई होगा, इससे करंट कितना जाएगा, I तो जाएगा, I1 नहीं जाएगा, I जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इसके लिए कितना होगा, R1 होगा, इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर, ठीक है। जब इससे ओम का नियम अप्लाई कराएंगे, इसमें ओम का नियम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए V कितना था, V2, करंट इससे कितना पास होगा, I तो करंट तो सेम होगा ना, याद आ रहा है लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे, करंट सेम होगा। R कितना हो जाएगा, R2, इक्वेशन 2। जब इसके लिए ओम का नियम हम अप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, V2, यहाँ पे क्या हो जाएगा V3, ये V2 था, ये V3 हो जाएगा, I क्या हो जाएगा R3। ये समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये बताओ पहले, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर लो,
ऐड कर लो इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड करते हैं, v1 v2 v3 को ऐड कर दें, v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू इसको ऐड कर लेते हैं। देखो i r1 i r2 प्लस i r3। एक बात बताओ, इस तीनों को हम लिख सकते थे v के बराबर, कोई दिक्कत? तीनों मिला के बैटरी के बराबर ही तो वर्क डन करेगा। i कॉमन ले सकते थे, ठीक है, क्या बचा r1 r2 प्लस क्या r3, i को इधर ले लो, यहाँ क्या बचा r1 प्लस r2 प्लस क्या r3। अब सुनो वही कॉन्सेप्ट कल जो हम बताए थे, मान लो ये 3 रजिस्टर नहीं है, R1 R2 R3 नहीं है, इस तीनों के बदले कोई एक हम यहाँ पे जोड़ लें, स्टेटमेंट यहाँ देंगे, दिख रहा है ना, यहाँ ये वाला चीज दिख रहा है ना, यहाँ पे ये याद रखिए एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कल की क्लास में बोले थे, इसके बारे में यहाँ पे एलोबरेट बात करेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब मान लो ये 3 नहीं हो, इस 3 के बदले कोई एक हो, तो इस 3 के बदले ये एक है, ठीक है, ये एक है, ये R है, ठीक है, ये वो बैटरी है, प्लस माइनस, ठीक है, ये वो बैटरी है, यहाँ से करंट गई, यहाँ से करंट गई, वापस यहाँ से रिटर्न हो रही है, बैटरी का पोटेंशियल V है, यहाँ के बीच का पोटेंशियल कितना होगा? V तो होगा। जरा सोच के देखो, यहाँ पे ओम का नियम अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। अच्छा, यहाँ से V बाई I इक्वल टू क्या निकल जाएगा? R निकल जाएगा। यानी कि इस V बाई I की जगह पे आप क्या रख सकते हो? इस V बाई I की जगह पे क्या रख लोगे? R ही तो रखोगे, सोच के देखो ना। इस V बाई I की जगह पे आप क्या रख सकते थे? R रख सकते थे, लेकिन R क्या? E, RE मतलब इक्विवेलेंट है, RE का मतलब इक्विवेलेंट है। इसका क्या मतलब है कि इस 3 की जगह पे कोई एक आया होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, ये याद रखिएगा। मतलब इन सीरीज में जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर या रेजिस्टेंस इन सीरीज में जुड़ा हुआ है, उस समय अगर इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है जितना जुड़ा हुआ सबको ऐड कर लो। याद करो, याद रखोगे इस चीज़ को, जितना जुड़ा हुआ सबको क्या करोगे? ऐड कर लो। अगर 3 है तो 3 को ऐड कर लो, 4 है तो 4 को ऐड कर लो, 5 है तो 5 को ऐड कर लो, 10 है तो 10 को ऐड कर लो, और अगर n है तो n को ऐड कर लो। यही चीज़ यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा कि अगर यहीं पे हम आपको समझा रहे हैं कि इफ nth नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर nth नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज एडेड, अगर nth नंबर ऐड है तो जो इक्विवेलेंट है वो क्या होगा? वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा Rn, ठीक है। क्लियर करो, चलो कोई बात नहीं। ये चीज़ समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना? हाँ, इन सीरीज में अब देखो, इन सीरीज में क्या बताएं हम? इन सीरीज में बताएं कि जितना जुड़ा हुआ सबको देख लीजिएगा ऐड करके। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं। डेरिवेशन कहाँ से आएगी आपको समझ में आ गया है। इसको मिटाते हैं, यहीं पे सब समझिए। 1-2 न्यूमेरिकल्स आप लोग को कराते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा ओवरऑल चीज़, ठीक है। देखिए अगर आपको बोला गया 3 रजिस्टर दिया हुआ है, याद रखिएगा R इक्विवेलेंट, किताब में कहीं पे पता है क्या मिलेगा आपको? ऐसे मिलेगा, देखो RS मिलेगा। RS का मतलब हो रहा है इन सीरीज, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये आपके पास आएगा R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, n जोड़ा हुआ है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मान लो 4 रजिस्टर है। पहला रजिस्टर आपके पास में है 1 ओम का, दूसरा रजिस्टर आपके पास में है 2 ओम का, तीसरा रजिस्टर आपके पास में है 4 ओम का, चौथा रजिस्टर आपके पास में है 6 ओम का, 7वां आपके पास में है मान लो 7 ओम का। हम आपसे बोले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, कितना होगा? कितना होगा आपको पता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? जो जोड़ा हुआ मतलब जो लिए हैं इन सबको क्या कर लो? ऐड कर लो ना। अगर ये R1 है, सपोज ये R1 है, सपोज ये R2 है, सपोज ये R3 है, सपोज ये R4 है, सपोज ये R5 है, तो क्या करना? सबको जोड़ लेना। ये ना फॉर्मूला था R1 प्लस R2 प्लस R3
प्लस R4 प्लस क्या R5, यही ना था। इन सीरीज में सब ऐड हो जाएगा, चाहे जितना भी रहे इन सीरीज में सब क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो यहाँ पे क्या निकलेगा 1 + 2 + 4 + 6 + 7, जोड़ लो 6 4 10 12 13 20, यही होगा ना। 7 2 9 10 10 20 ओम का। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर मतलब इक्विवेलेंट मतलब कितना एक वो मतलब ये करेगा मतलब इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है मतलब ओवरऑल मिला के कितना हो रहा है, आप ऐसे समझ लो। इक्विवेलेंट का मतलब हो रहा है ओवरऑल मिला के कितना हुआ, वो पढ़ा इतना, वो पढ़ा इतना, वो पढ़ा इतना, वो पढ़ा इतना, ओवरऑल मिला दें तो कितना होगा, समझ गए? कोई दिक्कत? सबके बराबर कितना होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट का जो टॉपिक है ये एक तो मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, लेकिन अभी समझ लीजिए कि इक्विवेलेंट का मतलब है ओवरऑल कितना होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, देखो इक्विवेलेंट आपका कितना आया, 20 ओम आया। देखो ये 20 ओम, इससे भी ज़्यादा, 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 मतलब किसी भी एक से पकड़ो ये ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत? पैरेलल में हम आपको यही बता रहे थे कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, मतलब जब ये देखेंगे ना तो किसी भी एक से पकड़ना देखना कम आएगा, यही अभी हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। इसमें एक न्यूमेरिकल हम और देते हैं समझने के लिए। चलो इसमें एक न्यूमेरिकल और देते हैं, इसमें दिमाग लगाना। चलो बच्चा इधर देखो, देखो मान लो तुम्हारे पास में एक है ऐसे, ऐसे देखो, एक तुम्हारे पास में ये ऐड है, 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 और ऐसे ही जुड़ा हुआ है 90th पोजीशन तक, ठीक है। 90th पोजीशन तक जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? चलो हम बता दें, मान लो पहला वाला है 2 ओम, ठीक है, दूसरा वाला है तुम्हारे पास में 3 ओम, चौथा वाला तुम्हारे पास में 4 ओम, पांचवा वाला तुम्हारे पास में 6 ओम, और इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब इस सबका इक्विवेलेंट निकालो, निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? 90 तक ऐड करते हुए जाओगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एपी वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लोगे। यहाँ पे कहानी समझ में आ गया? एपी सब जोड़ना है ना भाई, हम क्या बताए थे, इक्विवेलेंट आपको निकालना है। देखो इक्विवेलेंट आपको निकालना है, आर ई निकालना है, आर ई मतलब इन सबको जोड़ना है, सम ना, सम चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको चाहिए सम ऑफ 90 टर्म, 19 टर्म मतलब 90 पोजीशन तक आपको सम चाहिए ना। एक बात बताओ, सम का फॉर्मूला क्या होगा, याद है? n/2, यहाँ पे क्या होगा 2a + n-1 इंटू क्या d, यही फॉर्मूला है ना। ये बना a, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा d, ये हो गया n, सॉल्व करना और निकाल लेना, कोई दिक्कत? आसान है ना। आपको बस एक आइडिया हम दिए हैं, ऐसा पूछा नहीं जाएगा 10 में, ठीक है। चलिए ये सब 10 में नहीं पूछा जाएगा, 12 में तो कंफर्म है। ऐसे ही कैपेसिटर होगा, ऐसे ही रजिस्टर होगा, और ये आपके पास में ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसे ही कैपेसिटर होता है, और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इसी तरीके से आप उसमें चले जाओगे, एक करंट में भी आपको टॉपिक मिलेगा, तो कॉन्सेप्ट वही है। आइए अगला बात करते हैं इन पैरेलल में, मतलब यहाँ पे अगला टॉपिक है आपके पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम मानते हैं, देखो स्टेटमेंट हम नहीं दे रहे हैं, अगर नोट्स बनाओगे स्टेटमेंट आप अपने मन से दे दोगे, तो हम मानते हैं कि मेरे पास 3 रेजिस्टेंस था, 3, और हम पैरेलल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता दी, जहां से पाथ चेंज हो दैट इज पैरेलल, अगर सेम पाथ है सीरीज, अगर पाथ चेंज हो जाए तो पैरेलल। आपको पैरेलल हमेशा ऐसा दिखेगा जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, पैरेलल आपको ऐसा दिखेगा जरूरी नहीं है। तो यहाँ मानते हैं R1, R2 और R3, ये 3 मेरे पास रजिस्टर है जो कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका एंड A हो गया, ये आपका एंड हो गया B, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपके पास में हो गया प्लस, ये माइनस हो गया, ये आपके पास में स्विच हो गया, यहाँ से हम करंट सप्लाई किए आई, हम नहीं, बैटरी से करंट सप्लाई हो रहा है आई, ये करंट यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, याद आएगा I1 I2 और क्या, वही करंट यहाँ आके सारा करंट मिल के क्या बनाएगा, अल्टीमेट आई ही तो बनाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है।
और इस एंड के बीच का पोटेंशियल भी होगा। कल की क्लास में हम आपको बताए थे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इन सीरीज और इन पैरेलल में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी कल हम आपको बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। आगे सुनो, स्टेटमेंट आप क्या दोगे, हियर R1, R2 and R3 are connected in parallel combination. The potential difference across A, B are V. यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक चीज आपको दिख रहा है, I एम्पियर की करंट यहाँ आई और वो इस तीन हिस्से में बट गई, मतलब I का वैल्यू किसके बराबर होगा, I1 I2 प्लस क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इतना चीज समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो कोई परेशानी? वही काम करो, ओम्स लॉ अप्लाई करो। ओम का नियम पता है ना क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR, यही होता है ना। तो ओम का नियम हम तीनों से अप्लाई करेंगे, तीनों से अप्लाई करेंगे भी, यानी कि यहाँ पे हम आपको बताएं तो यहाँ अप्लाई ओम्स लॉ R1 R2 एंड अप्लाई करो। R1 के लिए भी कितना होगा, भी होगा, भी तो इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, तो R1 के लिए भी कितना हो गया, भी। R1 के लिए करंट कितना हो जाएगा, I1, और R की जगह पे क्या हो जाएगा, R1। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो I के टर्म में रखेंगे, I रखेंगे, हाँ, R को उधर भेज दो, यानी कि यहाँ से अगर हम R1 निकाल लें, सॉरी I1 निकाल लें, I के टर्म में रखेंगे, I1 निकाल लें तो ये आ जाएगा V बाई क्या, R1, ये इक्वेशन 1, कोई दिक्कत? उसी तरीके से इससे अप्लाई करो R2 से, जब R2 से अप्लाई करेंगे तो ओम का नियम बोलता है V इक्वल टू I इंटू R, तो R2 के लिए V कितना होगा, V होगा, ठीक है। इसके लिए करंट कितना होगा, I2 होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना होगा, R2 होगा। यहाँ से I2 निकालो, I2 अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V बाई R2। देखो I2 यहाँ रखेंगे तो R2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है। तीसरे के लिए देखो, तीसरे के लिए भी वही है, करंट I3 है और रेजिस्टेंस कितना हो गया, R3। यहाँ से I3 निकालो, जब I3 यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या होगा, V बाई क्या, R3 होगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, 3। इन तीनों को क्या करना है, ऐड कर लेना, ऐड करो, इन तीनों को ऐड कीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। ऐड 1 2 एंड क्या 3, इसको इसको और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, I1, यहाँ पे क्या हो गया, I2, यहाँ पे क्या हो गया, I3, इक्वल टू इसको इसको और इसको जोड़ लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, V बाई R1, यहाँ पे क्या हो गया, V बाई R2, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, V बाई, कोई दिक्कत? देखो ये सारा करंट जोड़ के किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा, यानी कि इसकी जगह पे हम I लिख सकते थे, कि सबसे V कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई R1 प्लस क्या 1 बाई R2 प्लस क्या 1 बाई R3, कोई दिक्कत? इस V को इधर भेज दो, तो ये दिख रहा है ना इसमें, ठीक है। इस V को अगर हम इधर भेज दें तो ये I बाई, ये नहीं दिख रहा है, नहीं। ये दिखा, यहाँ तक दिखा, ठीक है। यहाँ इस वाली चीज को यहाँ लेके आते हैं, देखो इस V को अगर हम यहाँ भेजते हैं तो ये होगा I बाई क्या, V इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, 1 बाई R1 प्लस क्या 1 बाई R2 प्लस क्या बचा 1 बाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? वही कॉन्सेप्ट फिर से मेरे पास में है, वही कॉन्सेप्ट फिर से मेरे पास में, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाए, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास R हो जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब हो रहा है, अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब हो रहा है कि मान लो कि उस 3 की जगह पे, ठीक है, सपोज उस 3 की जगह पे हम कोई एक ले लें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर इस 3 की जगह पे कोई एक ले ले, या आप ऐसे समझो इस 3 को मिला के कुछ होगा ना भाई, तीनों के बराबर कुछ तो होगा ना, कोई 2 रोटी खाया, कोई 3 रोटी खाया, कोई 1 रोटी खाया, तीनों मिला के कितना किया, ऐसे समझो। तो हम मानते हैं कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो मतलब इस तीनों की जगह पे कोई एक काम करे, सपोज ऐसा कुछ हो, ये है R, ठीक है, प्लस माइनस ये बैटरी, तो बताओ यहाँ तो भी होगा, ठीक है, वर्क भाई टोटल इतना ही वर्क होगा। इस समय ओम का नियम क्या बोलेगा, V इक्वल टू क्या IR, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। आपको चाहिए I बाई V, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, इसको इधर भेजते हैं, और ध्यान से सुनना, इसको इधर भेजते हैं, ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बाई V इंटू क्या R। नहीं समझ में आ रहा है? देखो V इधर, V के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, ऐसे समझो, V के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो V इधर मल्टीप्लाई में नीचे आ गया डिवाइड में,
इधर 1 बचा, ठीक है। अब देखो ये r इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा किसमें, डिवाइड में, यानी कि 1/r इक्वल टू क्या हो गया, i/, यही होगा ना, यानी कि i/v की जगह पे क्या हो जाएगा 1/r। यहाँ स्टेटमेंट आप दोगे इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज r, ये वाला फिगर भी बना सकते हो, नहीं तो सीधा लिख लेना इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज r, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 3 लिए थे इसलिए 1/r3, 4 लेते तो प्लस 1/r4, 5 लेते तो प्लस 1/r5, n लेते तो इसी तरीके से डॉट डॉट करते हुए 1/rn। चलो देखो फोटो खींचो इसका, आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो समझाते हैं इसमें, देखिए सपोज 3 रेजिस्टेंस मेरे पास में है, मान लो 2 ओम है ये वाला, ऐसे देखिएगा, एक 4 ओम है ये वाला, और एक मेरे पास 6 ओम है, ऐसे नजर आ रहा, पैरेलल है। आपसे बोला जाए इफ 2 ओम 4 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब पूरा सर्किट नहीं दिखा रहा है, आप समझ लीजिए ये तीनों पैरेलल जुड़ा हुआ है। R1 कितना हो गया 2 ओम, कोई दिक्कत, किसी को भी R1 R2 मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। R2 कितना हो गया, R3 कितना हो गया, आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है 1/r, पैरेलल में 1/r इक्वल टू क्या 1/r प्लस 1/, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। 1/r ये निकालना है, 1/r1 की जगह पे कितना 2 4 प्लस कितना 1/, ये 1/r है, इस सबका एलसीएम कितना होगा 12, कोई दिक्कत। 2 6 जा 6 यहाँ पे, 4 3 जा 3 यहाँ पे, 6 2 जा 2 यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो 6 3 9, 9 2 11, 11 बाई कितना 12। अगर r निकालना है इसको उधर पलटो, r इक्वल टू इसको इधर पलट दो, यानी कि 12/11। देखो कितना आएगा 1.9 अप्रॉक्स, कोई दिक्कत। देखो किसी 3 से देख लो, सबसे कम है ना, यही चीज हम आपको बताए थे ना, तो 1 नहीं 0.9 है। 0.9 आएगा, नहीं वो आपका ये 12/, इसको क्यों देख रही हो, इसको देखो उधर क्यों देख रहे हो, तो फिर भी 1.9 नहीं होगा। पता नहीं सर, 1.9 नहीं 1.09 होगा, वही बोल रहे है ना? 1.0। 1.9 नहीं 1.09 होगा, यही होगा ना। टेंशन तो जो है आप ये समझो कि देखो सबसे छोटा यहाँ पे कितना था 2, इससे भी कम निकला, और सीरीज में क्या हो रहा था ज़्यादा निकल रहा था, यहाँ पे क्या निकल रहा है कम। कैसा कॉम्बिनेशन आप चाहोगे, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो या जिसका रेजिस्टेंस कम हो, कम वाला चाहोगे। यही बता रहे कि हम लोग हमेशा घर पे कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपको डेरिवेशन नहीं याद रखना है, ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इसको ये कीजिए फिर आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, इन सीरीज में होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4, इसी तरीके से बढ़ा लो, और पैरेलल में होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/, लास्ट में आके इन्वर्स करना मत भूलना, ठीक है। और फिर से बोल रहा है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, ये इंपॉर्टेंट है, वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है। चलिए मिक्स कॉम्बिनेशन, अच्छा मिक्स कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन नहीं है कुछ, मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन कॉम्बिनेशन। कंबाइन कॉम्बिनेशन का कोई डेरिवेशन आपके पास में नहीं है। कंबाइन कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालना पहले सीखो, तब आप न्यूमेरिकल बना पाओगे, ठीक है, याद रखिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि सेलिना का लगभग सारा न्यूमेरिकल्स हम एक एक करके बना के डाल दें, आज अभी हमेशा आपको काम आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए निकालना चालू कीजिए, मतलब देखिए पहले, उसके बाद आप लोग निकालिएगा। हमको ये बताओ कि यहाँ पे आपको कौन कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है,
देखो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है। क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है? सीरीज भी दिख रहा है, पैरेलल। पैरेलल दिख रहा है। जी सर। ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों के बदले कुछ आएगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। नहीं, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे पैरेलल वाला, इक्विवेलेंट निकालोगे अच्छा। तो कुछ आएगा ना सॉल्व करके। जैसे वहाँ निकाले 1.09, तीनों को मिला के 1.09 हो रहा है। कहाँ 2 ओम था, 6 ओम था, 12 ओम था, मतलब 2 4 6 था ना, जो भी था। और कहाँ वो 1 ओम आ रहा था तीनों को मिला के। तो ये दोनों पैरेलल में है, दोनों के बदले कुछ एक आएगा। ये दोनों के बदले एक आया यहाँ और एक ये है। अब ये और ये किस में आ गया? सीरीज। तो पहले किसका काम करेंगे? पैरेलल का। उसके बाद किसका करेंगे? सीरीज। आई होप क्लियर? यस सर। बोलिए, दिमाग खोलिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर फिर और एक कैसे आ जाएगा? अच्छा, दोनों को मिला के कोई एक करना है। दोनों सॉल्व करें तो कोई एक आएगा ना, तब दोनों फिर सीरीज में आ जाएगा ना। ये समझ आया? नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? चलो सॉल्व करके दिखाते हैं। हमको सॉल्व करके दिखाना था। इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं। आप बोलोगे हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले काम किसका करेंगे, सीरीज या पैरेलल का? यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको अच्छा मान लो कि सीरीज का काम करेंगे तो किस दो जोड़ेंगे, इसको किसके साथ जोड़ें, इसके साथ कि इसके साथ? दोनों एक ही है कोई। दोनों एक ही है, लेकिन जोड़े क्या? इसको मान लो कि दोनों एक है, अब दोनों एक नहीं है, इसको किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ कि इसके साथ? दोनों का एवरेज। क्यों जोड़े दोनों? पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना। हाँ, वही सॉल्व ना, करेंगे। यही चीज हम आपको समझा रहे हैं। आप लोग सीखो कि पहले किसका काम करेंगे। पहले इस केस में पहले पैरेलल का काम करोगे। इस केस में पैरेलल का काम करने का मतलब है, मतलब इन दोनों का काम पहले करो। जैसे इसका नाम ले लो A, इसका नाम ले लो B, इसका नाम ले लो। सी। हम BC के बीच काम कर रहे हैं ना, पैरेलल में है ना 1/RBC। BC मतलब BC के बीच, कोई दिक्कत? क्या होगा 1/R2 प्लस क्या होगा 1/, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जी सर। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये दोनों किस में है? पैरेलल। पैरेलल में। ठीक है, 1/RBC। अच्छा R2 कितना 1/4, ये कितना 1/, इन दोनों का एलसीएम 12, ये 3 प्लस ये 2, ये 5/12। इसको पलटो, ये पलट जाएगा, कितना आएगा 2.4 ओम, यही ना? कोई दिक्कत? अगले केस में क्या होगा? अगले केस में ये होगा ना, ये तो पहले से था भाई ऐसा चीज, जो कि कितना दिया हुआ था 2 ओम। ये आपके पास में R1 है, ये A है, ये B है, और ये दोनों को मिलाकर ये आ रहा है, ये है C। इस दोनों के बदले ये आ रहा है, ये मतलब RBC। यहाँ पे ये है RBC, कितना है 2.4 ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फाइनल क्या होगा बताओ तो? फाइनल इक्विवेलेंट क्या होगा? इन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। वो क्या रहे थे 8 से 5। इतना मत गम बनाओ। ये बताओ, ये समझ में आया? ये समझ में आया? इसमें पहले हम किसका काम किए हैं? पैरेलल। फिर किसका काम किए हैं? ठीक है, सर तो हर टाइम कॉम्बिनेशन में पैरेलल आपको चेक करना होगा हर टाइम कॉम्बिनेशन में। जैसे आप बताओगे हम नहीं बताएंगे। अब एक एक करके आप लोग बताओ पहले किसका काम करेंगे। ठीक है, देखो आप लोग, यही इंपॉर्टेंट है। यहीं पे न्यूमेरिकल्स पता है दिक्कत हो जाती है बनाने में। देखो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है। बताओ पहले किसका काम करेंगे? सीरीज। मतलब इन दोनों का पहले काम कर लेंगे, इन दोनों को मिला के एक आएगा, हाँ फिर उसके साथ इसका काम कर लेंगे, हाँ। मतलब बाद में पैरेलल आएगा। कहानी समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे क्लियर है ना? ठीक है, एक और बताते हैं इसी में।
बताओ, दोनों को पहले सीरीज, ये दोनों का सीरीज में, उसका भी सीरीज ये दोनों का सीरीज में, पैरेलल फिर किसमें? पैरेलल। आई होप क्लियर? Yes. कोई दिक्कत है? ठीक है, एक सवाल और देते हैं हम। इसका होमवर्क है क्या सर? नहीं, होमवर्क नहीं है, सिर्फ समझा रहे हैं। ये कोई बुझी नहीं। हमारे को तो याद है ये। कान भी खराब हो गया आँख के साथ साथ, आँख के साथ साथ कान भी खराब हो गया। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसमें। हम नाम लेते हैं R1, R2, R3, R4, R5। देखो करंट यहाँ से आ रही है, ठीक है, एंटर यहाँ हो रही है, आई, ये एंट्री गेट है, ठीक है, और यहाँ से एग्जिट हो गया। सर आगे वो R1 और R4 का उसको सीरीज करेंगे, फिर R1 और R4 सीरीज करेंगे हम। सीरीज का मतलब निकालेंगे, उसके बाद R3 क्यों डायरेक्ट करना ही नहीं है तो कैसे तो। क्यों नहीं डायरेक्ट करना है? हाँ सर सर ये तो सीरीज में है, पूरा तो हाँ सीरीज सीरीज में है। सीरीज में है। हाँ गधो, यहाँ हम आए जब जब आई करंट यहाँ आया, यहाँ से करंट इधर जाएगा कि इधर जाएगा? सर दोनों तरफ जाएगा उसके। जहाँ से करंट बटा वहाँ से तो पैरेलल चालू हुआ ना। अच्छा R1 और R4 Wait, का आगे सीरीज करेंगे। हम समझ गया तुमको कितना आता, तुम चुप रहो, सुनो मेरी बात। हम बोले कि जहाँ करंट बटा वहीं से पैरेलल चालू हुआ ना। पैरेलल तो आपको दिख गया, देखो पैरेलल दिखा नहीं है, पैरेलल मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के निकाले हैं। सीरीज आपको दिख रहा है कि मान लो यहाँ से अगर I1 करंट गया, ठीक है, वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट यहाँ आएगा, और वो करंट फिर यहाँ आके इसमें घूमेगा। मतलब ये और ये तो सीरीज में है। इसका डायग्राम आप कुछ ऐसे बना सकते थे समझने के लिए। देखो समझने के लिए बता रहे केवल, ये आपके पास में R1 है, ये आपके पास में R2 है, और ये आपके पास में हो गया R3। अब देखो भाई, यहाँ से करंट बटी, यहाँ से करंट बटेगी, इसमें आई, जो करंट इसमें वही इसमें, वही इसमें, जो इसमें वही इसमें, वही इसमें। ये डायग्राम को ऐसे बनाए, कोई दिक्कत? नीचे वाला कुछ ऐसा है, एक करंट यहाँ R4 में, ठीक है, ये वाला क्या हो गया R4, वही करंट इसमें जाएगी, किसमें? R5 में, और वो करंट वापस यहाँ से निकल जाएगी, मतलब दोनों आके यहाँ मिलेगा इस जंक्शन पे। ये डायग्राम कुछ ऐसा है, समझ में आया? आया समझ में? बोझली किनारे, ठीक है। इसलिए हम बोले देख कर जज नहीं करना है कि क्या कैसे और क्या है। याद रखिए, उस पर जब तक गौर नहीं कीजिएगा तब तक दिक्कत है। मिटाए मिटाए, चलिए एक बार बुक पलट के देख लेते हैं, ठीक है। सारा एक बार बुक पलट के आप लोग देख लीजिए। बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो एक बार बुक उठाइए, बुक पलट के देखिए, खोलो बुक, एक बार बुक पलट के ये देख लो कि क्या क्या टॉपिक हो गया, क्योंकि इसके बाद 2 टॉपिक, मतलब अगली 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में देखो खत्म हो गया। सबसे पहले आ जाओ चैप्टर 8 आपके पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का, याद रखिएगा। चैप्टर 8 में टॉपिक नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बता चुके हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 मतलब जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ सिर्फ आप उसको देखोगे, ठीक है। जो बोल्ड लेटर में सिर्फ उसको देखो सारे बच्चे। सबसे पहले था देखो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 मतलब 8.2, ये है 8.1, ये है 8.2, ऐसे देखना। दूसरी बात है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट बता चुके हैं, ठीक है। तीसरा नंबर टॉपिक देखो 8.3 कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब तीसरा वाला जो टॉपिक है पीडी एंड पोटेंशियल का बता चुके हैं, बता चुके हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। चौथा नंबर देखिए यानी कि 8.4 कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस बता चुके हैं। देखो रेजिस्टेंस के केस में एक बुक वाला टॉपिक बचा हुआ थोड़ा सा,
जो बुक में आपको इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन दिखाया गया है ना, वो चीज़ हम नहीं बताए हैं, सोच रहे हैं बता दें, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट केवल समझने के लिए, एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैंडर्ड 12 में तो फिर आपको बताया जाएगा, तो ये चीज़ हम बता देंगे, कभी आगे पीछे किसी क्लास में टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ऐसे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। इसके जस्ट अगला जो टॉपिक आपके पास में है वो है ओम्स लॉ, बता चुके हैं, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, जस्ट इसके बाद 8.6, अच्छा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ नहीं करना है, पोर्शन में हो या नहीं हो, नहीं करना है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में होता है क्या है कि लैब में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब पोटेंशियल वी मीटर लगाएंगे, एम मीटर लगाएंगे, हम करंट को पास करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करेंगे, उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप इसको ऐसे समझो, 6 नंबर का जो टॉपिक है ना अगला, वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपका दिया हुआ है यहाँ पे ओम्स लॉ का, ठीक है। ये चीज़ क्या है, इसको ऐसे समझ लो, हम समझा देते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस आपके पास में यहाँ पे है, ठीक है, ये बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका पी है, यहाँ पे इसका आपका हो गया भी मतलब पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए आपको याद होगा पोटेंशियल वी मीटर लगाते थे, पैरेलल लगाते थे, और यहाँ पे एक तरफ आप लगा लो ए मीटर लगा लो जो करंट को मेजर करेगा, ठीक है। ओम का नियम बोलता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यही ना बोलता है। हम क्या करेंगे, करंट बढ़ाएंगे, मतलब अगर एक बार हम 2 एम्पेयर का करंट दिए है ना, तो अगली बार 4 एम्पेयर का करंट देखेंगे। तो जब 2 एम्पेयर का करंट दिए तो पोटेंशियल मेरा जितना निकला, अगली बार जब 4 एम्पेयर का देंगे तो जो पोटेंशियल मेरा निकलेगा, दोनों में रिलेशन देख लेंगे। आपको याद होगा हम एक क्लास में आपको बताए थे कि एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखना, और एक होता है प्रोपोर्शनल। ये कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, याद होना चाहिए। हम आपको बता रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, पर ये नहीं बताए थे आपको, ये भी चीज़ हम समझाए होंगे, याद करो कि एक बढ़ रहा है जिस रेशियो में, जरूरी नहीं कि दूसरा भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। याद है स्ट्रेट लाइन का जब ग्राफ वाला हम आपको सेक्शन बता रहे थे, अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या बता रहा है कि एक केस में जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा, अगले केस में भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे वो वेरिफिकेशन निकलता है, हम एक्सपेरिमेंटली सेट करते हैं, करंट को पास करते हैं, चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, उस तरह से देखते हैं जो पोटेंशियल मेरा है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे सुनो, अगला टॉपिक इसी में आपके पास में 7वें नंबर का निकल के आता है ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, रजिस्टर। तो ओमिक और नॉन ओमिक रजिस्टर वाला हम बता चुके हैं। इसके बाद जो 7वें नंबर का टॉपिक निकल के आता है वो निकल के आता है ओमिक एंड नॉन ओमिक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, इससे रिलेटेड ग्राफ भी बता चुके हैं। इसके जस्ट इसी में आपके पास में फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये कल की क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे सुनो, इसके जस्ट अगला वाला जो टॉपिक आपके पास में निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, मतलब जस्ट इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास में दिया हुआ वो दिया हुआ है रेजिस्टिविटी, कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, इसके बाद आपके पास में दिया हुआ फैक्ट अगला टॉपिक देखो 8.1 चॉइस ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर। देखो ये टॉपिक आप लोग खुद से पढ़ लेना, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा वायर बनाना है, तार बनाना है, तो कैसा मटेरियल लोगे? तार बनाने के लिए हम ऐसे ही तो मटेरियल लेंगे ना जिसका रेजिस्टेंस कम हो, सस्ता हो। हाँ, जैसे पॉइंट नंबर 1 यहाँ बताया गया, द वायर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड फॉर द पावर ट्रांसमिशन। मतलब ऐसा वायर आपको लेना, कैसा वायर यहाँ लेना है जिसमें यहाँ पे आपको बताया गया रेजिस्टेंस कम हो। सेकंड नंबर, द रेजिस्टेंस वायर और स्टैंडर्ड रजिस्टर सच वायर आर ऑफ द हाई रेजिस्टेंस एंड देन द, मतलब देखो अलग अलग केस में कैसा कैसा वायर लोगे वो चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। जिसमें से तीसरा नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप फ्यूज वायर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि फ्यूज वायर के लिए आप कैसा वायर लोगे, याद रखोगे? याद रखिएगा जो फ्यूज वायर है ना वो हमेशा एलॉय का बनता है। एलॉय में क्या क्या इस्तेमाल होता है? टीड और लेड। फ्यूज वायर क्या होता है इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फ्यूज वायर एक तरह का सेफ्टी डिवाइस आप बोल सकते हो। जब ज़्यादा करंट सप्लाई होती है ना तो वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट पास नहीं हो पाता और आपका गैजेट बच जाता है। तो वो जो फ्यूज वायर है ना वो एलॉय का होता है। कौन कौन सा? लीड और टीन, ये दो मिलाते हैं तो फ्यूज वायर बनाते हैं। अच्छा ऐसा क्यों?
वो भी रीजन आपको यहाँ पे दिया, बिकॉज इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट इज लो, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मोर, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब ये करंट को रोकना चाहती है। आपको याद होगा कल की क्लास में हम डिस्कस किए हैं, जो चीज़ रेजिस्टेंस बता रही है वैसे ही कुछ रेजिस्टिविटी भी बता रही है। कोई दिक्कत है, मतलब रेजिस्टेंस बताता है कि करंट कितना कम सप्लाई होगा या कितना ज़्यादा सप्लाई होगा, रेजिस्टिविटी भी वैसे ही कुछ बता रही थी कि कितना कम सप्लाई होगा और कितना ज़्यादा सप्लाई होगा। तो फ्यूज वायर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एलॉय वायर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लीड और टीन होता है, ये याद रखिएगा। एग्जाम में रीजन पूछा जाता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। फोर्थ नंबर देखो, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, आजकल फिलामेंट वाला बल्ब नहीं आता है, वो जो 100 वाट वाला पीला वाला बल्ब देखे हो, बहुत गर्म होता है, उसके अंदर है फिलामेंट, वो फिलामेंट है। तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है, उस केस में क्या इस्तेमाल होता है, तो उस केस में हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन वायर इज यूज्ड, क्यों, क्योंकि उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, आसानी से वो पिघलता नहीं है, और वहाँ पे बोला गया और आसानी से ग्लो करता है वो, याद रखिएगा। तो ये बताया गया। 5वां नंबर पॉइंट है द हीटिंग एलिमेंट इन अप्लायंस सच एज द हीटर, टोस्टर, ओवन, इसमें कैसा वायर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें नाइक्रोम का वायर इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब हम हर जगह एक जैसा वायर इस्तेमाल नहीं करते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसी और वायर का बना हुआ रहता है, वायर किसी और वायर का बना हुआ रहता है, समझ गया मेरी बात। सेफ्टी फ्यूज किसी और वायर का बना रहता है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, एक अगला टॉपिक इसमें सुपर कंडक्टर का याद होगा, कंडक्टर इंसुलेटर के केस में हम आपको सुपर कंडक्टर वाला टॉपिक बता चुके हैं, ठीक है। देखो बुक से पॉइंट टू पॉइंट मैच करें या नहीं करें, लेकिन सारा पॉइंट मैच हो जाएगा लास्ट में। आगे सुनिए, देखिए सेक्शन बी जो हमारे पास में है, इसको हम लोग अलग से करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आ जाओ। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हम पूरा डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो टॉपिक 8.15 है, बोर्ड पे लिख नहीं रहे हैं, 8.15 वाला जो टॉपिक है, उसमें देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यानी कि इन सीरीज, इन पैरेलल, बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल, ये वाला जो टॉपिक आपके पास में, ये पूरा जो पेज दिया हुआ है, ये वाला पेज है, ये वाला पेज है, ये पूरा जो अच्छा ये जो सेक्शन है ना न्यूमेरिकल्स वाला, ये हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है। मतलब ऐसे समझो कि इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल का सेक्शन है ना, वो हम करवा देंगे, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेक्शन बी में केवल आपका बैटरी से रिलेटेड कुछ चीज़ बचा है जो कि हम बताएंगे, उसको उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए, सेक्शन सी में देख लो। सेक्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, और एक आपके पास में बचेगा जूल्स हीटिंग इफेक्ट, और उसके बाद में इसमें जो जो चीज़ बच जाएगा वो सब हम लोग कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो मतलब कल की क्लास में ये कवर खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद में एक सेक्शन बचेगा, एक सेक्शन ये बचेगा। देखो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी करेंगे, पावर करेंगे, जूल्स हीटिंग इफेक्ट करेंगे, ये कल की क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक सेक्शन हम जो बैटरी वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दिए, ईएमएफ वाला, वो चाहो तो अभी कर लो, चाहो तो बाद में कर लो। चलो हम अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं, बाद में डिटेल में बता देंगे, ठीक है। देखो बैटरी क्या होता है ये आपको पता है। बैटरी एक डिवाइस होती है जो किसी सर्किट के पोटेंशियल को मेंटेन करती है। इस चीज़ को समझो, बैटरी करंट को प्रोड्यूस नहीं करती है। अगर कोई आपको बताए कि बैटरी से करंट प्रोड्यूस होता है, जी नहीं, गलत है। बैटरी पोटेंशियल को मेंटेन करती है जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा, बैटरी की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, आप ऐसे समझ लो, या बैटरी की वजह से करंट फ्लो होता है। अल्टीमेट बैटरी करंट प्रोड्यूस करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बैटरी से पोटेंशियल को मेंटेन करती है। ओवरऑल समझो, देखो आप ऐसे समझना, कभी ना कभी सब कोई बैटरी देखे होगे, ठीक है। अच्छा बैटरी में ऐसा एक इधर देखो, मेरी तरफ बात नहीं, एक बात बता रहे, हम लोग क्या चैप्टर का नाम है तुम लोग के केमिस्ट्री में अभी हाल फिलहाल, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ, उसमें हम लोग बैटरी वाला कुछ कॉन्सेप्ट किए हैं ना, याद होगा ना, किए हैं ना, केमिकल रिएक्शंस किए थे ना, एनायन कैटायन, कहाँ कौन जाता है कहाँ कौन नहीं जाता है, ये सब फिर से आपको कर लेना है। हम जब थोड़ा थोड़ा करके अपलोड करेंगे केमिस्ट्री वाला, तो वो फिर से पलट के देख लीजिएगा आप लोग। देखो ये प्लस टर्मिनल है, ठीक है। क्या बात हो रहा है, क्या बैटरी आपका क्या है, इसी करंट होगी, बैटरी डीसी है। एसी तो इस पूरे चैप्टर में आप जो जैसे ओम्स लॉ में भी जो हम लोग पढ़ेंगे, सुनो इधर मेरी बात सुनो, आप पूरे बुक में जो भी करंट पढ़ रहे हो अभी इस वक्त, वो सब डीसी है। ओम का नियम
जो सर्किट में बना है वो टोटल चीज़ आप डीसी है। आप एसी के बारे में स्टैंडर्ड 12 से पहले नहीं पढ़ोगे, ये दिमाग में डाल दो। आपके बुक में जैसे हम आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बता रहे थे, करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो हम किस तरह की करंट को बढ़ाएं? डीसी करंट को बढ़ा रहे हैं, एसी को नहीं। एसी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये डीसी करंट है। एक टर्मिनल प्लस है, एक टर्मिनल माइनस है। मान लो ये बैटरी आपके पास में, सपोज ये बैटरी आपके पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, कोई दिक्कत? सपोज अब मान लो ये बैटरी हम दुकान से लेके आए नया, ठीक है। डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, डेफिनेशन बताएंगे तो फिर होगा कि सर आप रटा दिए हैं। बुक का डेफिनेशन ऐसा है, आप सिंपल समझो। देखो कोई बैटरी जब हम दुकान से लेके आए, टटका माल है, आप ऐसा समझो ये टटका माल है, ठीक है। जो टटका माल है उस समय बैटरी का जो पोटेंशियल होगा डेट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप ऐसे समझो। इस समय हम इसको बोलते हैं इसका जो पोटेंशियल है ना। अच्छा, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना? वही कॉन्सेप्ट, यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन होता है, मतलब बैटरी जो वर्क डन करेगी चार्ज को फ्लो कराने में। भाई इसमें तार जुड़ा हुआ है कुछ ऐसा, ये तार में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यही चीज़ रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में हमको बताना था, छूट गया, आगे बता देंगे। इसमें ऑलरेडी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसका काम याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट बनेगा। हाँ, बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को बनाना है। इसके पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो, मतलब चार्ज फ्लो करता है, आप ऐसे समझो। तो हम ये बता रहे हैं कि जब ये टटका माल आप लेके आए, जब तक इसको सर्किट में हम नहीं जोड़े, याद रखिएगा, जब तक इसको सर्किट में नहीं जोड़े, उस समय इसका जो पोटेंशियल था यानी कि पूरा 12 वोल्ट, इसको हम क्या बोले? EMF बोले। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बात बताओ, जब इसको सर्किट में जोड़ दिए, यूज करने लगे, तो क्या पूरा का पूरा 12 वोल्ट जैसे पहले ग्लो कर रहा था बैटरी लगाने से, अभी भी उतना ही ग्लो करेगा क्या? धीरे धीरे उसका पावर कम होगा ना। मतलब जब इसको यूज करने लगे, जब इस बैटरी को यूज करने लगे, उस समय इसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तुम सोचो ना, टटका बैटरी लेके आओगे, अगर उससे बल्ब जलाएंगे ज़्यादा ग्लो करेगा? 2 महीना के बाद अगर उससे बल्ब जलाएंगे तो वैसे ही ग्लो करेगा क्या? नहीं, ग्लो करना क्या होगा? कम। तो आपको यही बताएं, मार्केट से बैटरी लेके आए, जब तक इसका यूज नहीं किया उस समय इसके पास जो पोटेंशियल था उसको हम बोले EMF। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैक्सिमम वर्क डन कितना कर सकता था, वही है EMF। कोई दिक्कत? अच्छा, करेंटली कितना वर्क डन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ तक कोई दिक्कत? याद रखना, हमेशा ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। डिफरेंस नहीं, ड्रॉप। कितना घट गया, मतलब पहले दिन बैटरी का इस्तेमाल किए थे, 4 दिन बाद बैटरी का इस्तेमाल किए, तो वो तो पावर नहीं मिलेगा ना। पहले दिन जितना पावर मिला, चौथे दिन जितना पावर मिला, इन दोनों का जो डिफरेंस है डेट इज पोटेंशियल ड्रॉप। कितना घट गया, कितना गिर गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक टॉपिक और है, इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के पास भी अपना रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये कंडक्टर है, दुनिया का हर कंडक्टर चाहता है कि हम करंट को अपने से होके पास ना होने दे। आई होप क्लियर? टोटल इसमें देखो दम नहीं है, इसमें दम नहीं है। हम यही चीज़ बताएं। अब डेफिनेशन जानना है, बुक का डेफिनेशन क्या है? बुक का डेफिनेशन EMF का क्या है? व्हेन बैटरी इज इन ओपन सर्किट, जब बैटरी ओपन सर्किट में है, मतलब जुड़ी नहीं है, उस समय जो पोटेंशियल होगा उसको EMF बोलते हैं। जब बैटरी जुड़ी है क्लोज सर्किट में, उस समय जो पोटेंशियल है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज, मतलब यूज कर रहे हो। और इन दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप है। तुम किताब खोल के देखो, तुमको यही डेफिनेशन मिलेगा। लाइए बैटरी वाले में डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। तो हम आपको यही बताएं कि इसमें कुछ दम नहीं है, ठीक है। आगे सुनिए, देखिए यहाँ दिया हुआ है EMF के बारे में दिया हुआ है, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। जब सेल से कोई करंट आप नहीं ले रहे हो, मतलब इसको जोड़े नहीं है, ओपन है, क्लोज नहीं है, उस समय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? EMF। जब करंट लेने लगेंगे उस समय क्या आ जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप। आई हो क्लियर? तो ये बहुत आसान है। इससे रिलेटेड कुछ हमको 1-2 और डेरिवेशन बता देना है, कहानी खत्म। डेरिवेशन का मतलब अल्टीमेट छोटा छोटा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा नहीं है। तो याद रखिए कि कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर और जूल्स हीटिंग इफेक्ट करेंगे, वो खत्म। एक क्लास में पूरा न्यूमेरिकल करेंगे, वो खत्म। और ये वाला किसी एक उसमें हम आपको छोटा सा ऐड करके बता देंगे, हालांकि बता चुके हैं, इसमें बहुत दम नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, आज इतना ही रहने देते हैं।